हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारी सीरीज चल रही है 11th-12th की बायोलॉजी, जिसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। चौथा चैप्टर हमने कल शुरू किया था। प्रयास करेंगे कि आज ये चैप्टर हम पूरा कर दें। प्रयास यही रहेगा कि हम ये टॉपिक पूरा कर दें। और टॉपिक का नाम क्या था? टॉपिक का नाम था सर हमारा जंतु जगत का वर्गीकरण। क्या नाम था? जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नाम था। तो उसमें हमने पोरिफेरा के बारे में पढ़ लिया, सिलिंट्रेटा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम आगे बात करेंगे। आज हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए, ये देखो, आज हम बात करेंगे प्लैटी-हेलमिंथेस। किसके बारे में बात करेंगे? प्लैटी-हेलमिंथेस के बारे में अपने बात करेंगे। चलिए देखो, अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना। करना क्या है और कुछ नहीं करना। एक बार थोड़ा सा कैमरा सेटअप कर लेते हैं अपने, थोड़ा सा, बस यहाँ पे सही है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सही दिखाई दे रहा होगा। थोड़ी सी परेशानी होगी भाई, क्योंकि मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना। चलिए, प्लैटी-हेलमिंथेस। अपने जो 11th-12th की बायोलॉजी की सीरीज में तो ये टॉपिक चल रहा है, और उधर जो 10th लेवल की बायोलॉजी उधर भी यही टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो दोनों को साथ मिलकर देखोगे तो मजा आएगा, क्योंकि आगे चीजें धीरे धीरे सरल होती जाएंगी। देखो, संघ कौन सा है? प्लैटी-हेलमिंथेस। प्लैटी का मतलब होता है प्लेट, यानी कि फ्लैट, फ्लैट। और हेलमिंथेस का मतलब होता है कृमि, यानी कि चपटे कृमि। चपटा का मतलब क्या होता है? बिल्कुल फ्लैट। कृमि का मतलब होता है कीड़े के समान, कीड़े समान। ये भी जंतु है। चलिए, इस संघ के प्राणी पृष्ठधर रूप से चपटे, पृष्ठधर का मतलब है आगे की ओर से इस तरह से बिल्कुल फ्लैट होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। किसके परजीवी में? अंतःपरजीवी के मतलब होता है शरीर के अंदर परजीवी के रूप में, जैसे आंत में, मुख्यतः आंत में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में जैसे आंत होती है, पशुओं में आंत होती है, ठीक है, तो उनके अंदर ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि बाहर नहीं पाए जाते, शरीर के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है अंतःपरजीवी। चपटे कृमि द्विपार्श्वीय समिति होती है। समिति कैसी उनके? द्विपार्श्वीय, बता चुका हूं। त्रिकोरकी का मतलब होता है कि इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पाई जाते हैं। अप्रगुही होते हैं, यानी कि इसमें गुहा नहीं पाई जाती। क्या क्या खास बातें हैं कि समिति कैसी होती है? द्विपार्श्वीय, यानी कि आप एक ही इसे दो सिरों में काट सकते हो। दूसरी, त्रिकोरकी, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों पाई जाती है। अप्रगुही का मतलब होता है इसमें गुहा नहीं पाई जाती, जो हम ऊपर सारणी में देख के आ चुके हैं। इनके अंग स्तर का शरीर संगठन होता है, यानी कि शरीर में संगठन कैसा होता है? अंग का, जैसे पहले कोशिकीय स्तर, फिर ऊतक और फिर अंग स्तर आ गए हैं। परजीवी प्राणी में अंकुश व चूसक पाए जाते हैं। चूसक पाए जाते हैं, यानी कि यह, अब देखो, किसी जीव से चिपकेंगे तो उस चिपकने के लिए, उनके चिपकने के लिए स्पर्शक, संस्पर्शक और चूसक, यानी कि उससे पोषण प्राप्त करने के लिए चूसक पाए जाते हैं। परजीवी है तो सीधी सी बात है, पाए जाएंगे, कोई खास बात इसमें नहीं है। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थ को, कुछ कृमि ऐसे होते हैं जो खाद्य पदार्थ को प्रपोषित से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो खाद्य पदार्थ को, जैसे मान लीजिए कोई भी चपटा कृमि है, वो हमारे अंदर परजीवी पर लगा हुआ है, तो वो उसको खाएगा नहीं, यानी कि उस पर चूसक वगैरह नहीं पाए जाएंगे, तो वो क्या करेगा? स्किन के थ्रू ही, अपने स्किन और उससे डायरेक्ट स्किन के द्वारा उसको अवशोषित कर लेगा। ठीक है। ज्वाला कोशिकाएं परासरण, नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती है, यानी कि इसमें उत्सर्जन के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं? उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होती हैं ज्वाला कोशिकाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा, यानी कि इसमें उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता, परिसंचरण तंत्र भी नहीं पाया जाता। नर व मादा अलग नहीं होते, यानी कि एक ही जीव में नर व मादा पाए जाते हैं। निषेचन होता है आंतरिक, निषेचन होता है इनका आंतरिक, यानी कि मादा शरीर के अंदर इनका निषेचन होता है। तथा परिवर्धन में, यानी कि जब इनकी निषेचन के बाद युग्मनज आगे जीव के लिए वृद्धि करता है तो उसे बोलते हैं परिवर्धन। परिवर्धन में बहुत सी लार्वावस्थाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लार्वावस्थाएं। प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है, यानी कि
सबसे ज्यादा या इसमें सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। किसमें? प्लेन एरिया में। पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है? पुनरुद्भवन का वैसे तो मैं बता चुका हूं, लेकिन आपको बता देता हूं फिर भी। पुनरुद्भवन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, कोई भी जीव होता है, उसका अगर कोई अंग या कोई शरीर का कोई भी भाग टूट जाए ना, तो वो उसको दोबारा विकसित कर लेता है या उससे एक नया जीव बना लेता है। जैसे आपने छिपकली देखी होगी। एग्जाम्पल, टीनिया सोलियम, इसका पूरा नाम होता है टीनिया सोलियम। यहां पर आधा लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहां पर पूरा लिख देता हूं। इसको बोलते हैं फित्ता कृमि, यानी कि फित्ते के जैसा होता है, ठीक है। और दूसरा फैसियोला, पर्णकृमि, यानी पत्ती के समान। फित्ता कृमि यानी कि फित्ते के समान, और पर्णकृमि यानी कि पत्ती के समान। तो ये आपका जो डायग्राम है, ये प्लेटिम फित्ता कृमि टीनिया का है, ये किसका है? टीनिया का। देखो फित्ते के समान लग रहा है ना, उस प्रकार से ये टीनिया का हो गया। और ये पर्णक्रमी फैसियोला हिप्पेटिका, इसका नाम होता है फैसियोला हिप्पेटिका। फैसियोला हिप्पेटिका, नाम ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं, हिप्पेटिका। और इसका नाम होता है टीनिया सोलियम। बस ये सारी बातें मैं वहां पर करवा चुका हूं, पर फिर भी अपने को यहां पर करवानी है तो करवा देते हैं। अगला है एसके हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस कंप्लीट। अगला एसके हेलमिंथेस। एसके हेलमिंथेस यानी कि गोल कृमि। कैसे होते हैं? ये गोल होते हैं। एसके हेलमिंथेस प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं। अनुप्रस्थ का मतलब इस तरह से, अनुप्रस्थ काट को टीएस बोलते हैं ना, टीएस काट में ये गोलाकार होते हैं, अनहित गोल कृमि कहते हैं। ये मुक्तजीवी होते हैं, जलीय अथवा स्थलीय पौधे तथा प्राणियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं मुख्यतः, और वो भी परजीवी के रूप में। ये द्विपार्श्वी समिति होती है इनकी भी। समिति कैसी होती है? प्लेटीहेलमिंथेस के समान। कैसी? द्विपार्श्वी है। त्रिकोरकी, यानी कि त्रिकोरकी का मतलब एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों पाई जाती हैं इसमें। कूट प्रगुहा, यानी कि वास्तविक गुहा नहीं पाई जाती, कूट प्रगुहा पाई जाती है। कूट प्रगुहा इसमें पाई जाती है। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र का होता है, यानी कि अंग व तंत्र का इनका शरीर होता है। आहार नाल पूर्ण होती है। आहार नाल कैसी होती है? पूर्ण। वो कल मैंने सॉन्ग की एक वीडियो बनाई थी ना, शॉर्ट वीडियो, कि तू तो नागण सी लुगाई तेरा बलम छोटा। अब वहां पर वो चीज देखेंगे। इसमें सुप्रवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है। कौन सी ग्रसनी होती है? पेशीय ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकलते हैं, यानी कि इसमें उत्सर्जन तंत्र विकसित नहीं होता। क्या होता है? उत्सर्जन रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? उत्सर्जन रंध्र होते हैं। नर व मादा अलग होते हैं। नर व मादा एक लिंगाश्रय, यानी कि नर अलग होता है और मादा अलग होती है। प्राय मादा नर से बड़ी होती है। ये देखो, नर बेचारा छोटा सा ही है ना। आजकल आपको पता ही है, नर बेचारे वैसे ही छोटे हो जाते हैं, और मादा देखो कितनी बड़ी है। ठीक है, तो यहां से एक बात ये भी, मादा बड़ी नर छोटा, तू तो नागण सी लुगाई तेरा भलम छोटा, है ना। इस पर भी वो सॉन्ग बना हुआ है। ठीक है, याद रख लेना, सिर्फ हंसी मजाक के लिए बता रहा हूं। निषेचन कैसा होता है? निषेचन सर आंतरिक होता है, तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष, यानी कि शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है इसमें लार्वावस्था नहीं बनती। ठीक है, अगर लार्वावस्था नहीं बनती तो वो होता है प्रत्यक्ष शिशु के समान, यानी कि इनका जो शिशु होगा ना, वो इनके जैसा ही होगा, जैसे हमारे अंदर ही होता है। मानव का शिशु मानव जैसा ही दिखता है। और अगर इनका परिवर्धन अप्रत्यक्ष हो, यानी कि लार्वावस्था द्वारा भी होता है, उदाहरण के लिए इसके उदाहरण है एस्केरिस गोलकृमि, वुचेवेरिया। वुचेवेरिया का दूसरा नाम होता है ब्रैंकोफटाई। वुचेवेरिया ब्रैंकोफटाई। ये सारे रोग कारक हैं जो मैं आपको करवा चुका हूं। फाइलेरिया, इससे कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया। बुचेवेरिया बैंकोफटाई से कौन सा रोग होता है? बुचेवेरिया बैंकोफटाई से फाइलेरिया रोग होता है। ये लिखा हो फाइलेरिया कृमि। अगला है एनसाइलोमोस्टोमा, अंकुश कृमि। ठीक, बस। अगला संघ है अपना, अब धीरे धीरे ये देख लो भाई, एसके हेलमिंथेस के उदाहरण, ये नर होता है और ये मादा होती है। आगे फिर आगे, हाँ, अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं। इसमें संघ एनिलिडा, संघ एनिलिडा। ठीक है, कौन सा संघ है? संघ एनिलिडा है। चलिए,
एनिलिडा संघ। अब हमने कितने संघ पढ़ लिए, यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं। सर हमने पोरीफेरा पढ़ लिया, पोरीफेरा। उसके बाद में सिलेंट्रेटा पढ़ लिया, उसके बाद में निडेरिया टिनोफोरा पढ़ लिया, उसके बाद में प्लेटीहेलमिन्थेस पढ़ लिया, उसके बाद में एसके हेलमिन्थेस पढ़ लिया, उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कौन सा, एनिलिडा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये सारी चीजें मैं करवाई हुई हैं, इसलिए यहाँ पर ये मैं थोड़ा फास्टली करवा रहा हूं। ठीक है, जो चीज नहीं समझेंगे मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेनी। ये प्राणी जलीय, लवणीय तथा अलवणीय जल। इसका मतलब क्या है कि एनिलिडा संघ के जितने भी प्राणी होते हैं वो जलीय अवस्था में पाए जाते हैं, जलाशयों में पाए जाते हैं। कौन से, जल लवणीय भी हो सकता है और अलवणीय भी हो सकता है, पहली बात। अथवा स्थलीय, यानी कि स्थल में भी पाए जाते हैं, स्वतंत्र जीव, स्थल पर ये स्वतंत्र जीव पाए जाते हैं, कोई इन पर रोक टोक नहीं है। और कभी कभी ये परजीवी होते हैं, कभी कभी या कुछ जंतु इसमें परजीवी आते हैं। ये अंग स्तर के संगठन को प्रदर्शित कर, यानी कि इनके अंदर जो शरीर का संगठन होता है वो अंग स्तर का होता है। शरीर संगठन क्या होता है, अंग स्तर, शरीर का संगठन, यानी कि इनमें इनके शरीर में अंग पाए जाते हैं। ठीक है, समिति द्विपार्श्वीय होती है, त्रिकोर की होती है। ठीक है, त्रिकोर की क्रमिक पुनरावर्ती विखंडित खंडित तथा गुह्य प्राणी होते हैं। त्रिकोर की होती है, क्रमिक पुनरावर्ती होती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप का मतलब यह है कि दोबारा रिपीटेशन में होता रहता है। विखंडित होता है, खंडित होता है तथा गुह्य प्राणी होते हैं। इनका शरीर सतह स्पष्ट खंड तथा विखंडों में बटा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अब देखो इनका जो शरीर होता है ना एनिलिड्स का, ये इसकी मुख्य बात यही है कि इनका शरीर खंडों में बटा होता है एनिलिडा का। ये देखो जो चीज आपको ये लाइट करके डार्क करके दिखाई जाए ना, वो उसकी मोस्ट बात हो गई कि इनका शरीर खंडों में विभक्त होगा। ये देखो खंडों का मतलब, ये देखो इस तरह से इसके खंड बने हुए ना, ये चीज बोल रहा है ये, ध्यान से देखो। बाकियों में ऐसा था क्या, पहलों में नहीं था, इसमें भी खंड बने हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य बात है एनिलिड्स की, खंडों में बटा होता है। लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है सूक्ष्म वलय, यानी कि एनिलिड्स का होता है अर्थ सूक्ष्म वलय, यानी कि छोटी छोटी ये एक गोली होगी, छोटा सिक्का। जैसे अब देखो ध्यान से देखो इसको, ये आपको ऐसे नहीं लग रहा जैसे मैं एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रख दूं, तीसरा सिक्का, चौथा सिक्का, और ऐसे एक सिक्के के समान जचा दें इसको, तो ये उस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए इन्हें एनिलिडा संघ कहते हैं। इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। अनुदैर्ध्य प्रकार की भी पेशियां पाई जाती हैं, यानी कि इसमें भी इस तरह की भी पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसी भी पेशियां पाई जाती हैं और ऐसी भी पेशियां पाई जाती हैं, दोनों प्रकार की इसमें पेशियां पाई जाती हैं, जो चलन में सहायता करती हैं, जो चलन में सहायता करती हैं, यानी कि उसको गति करने में सहायता प्रदान। जलीय एनिलिडा, अब जलीय में एनिलिडा, कुछ जो जल में रहने वाले एनिलिड्स होते हैं, जैसे कि नेरिस, नाम याद रखना है, जलीय एनिलिडा। लो मैं यहां पर लिख देता हूं जलीय एनिलिडा, जलीय एनिलिड। पूछ लेगा ये क्वेश्चन, पूछ सकता है, एनिलिड। एग्जाम्पल है आपका नेरिस, नर्स नहीं है ये, नेरिस है। ठीक है, नेरिस। पार्श्ववाद उपांग पैरापोडिया पाए जाते हैं, यानी कि इसमें उपांग क्या पाए जाते हैं, पैरापोडिया, पैरापोडिया, पैरापोडिया इसमें पाए जाते हैं, जो तैरने में सहायता करते हैं। पूछ सकता है कि जलीय एनिलिड्स में तैरने के लिए कौन से अंग होते हैं, तो पैरापोडिया होते हैं। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है, यानी कि इसमें परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र भी इसमें पाया जाता है। वृक्क यानी कि किडनी परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक होते हैं, यानी कि किडनी भी पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं, और इसको गुच्छिकाओं को बोलते हैं एक वचन गैंग्लियन होती है, जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है, जो हम पीछे बात कर चुके हैं। नेरिस एक जलीय एनिलिड है, इसमें नर व मादा अलग होते हैं, इसमें भी नर व मादा अलग होते हैं, लेकिन केंचुए तथा जोंक में नर व मादा पृथक नहीं होते। इसका मतलब ये है
कि अब एनिलिड्स में दोनों ही बातें आ गई कि ये उभयलिंगी भी होते हैं और एकलिंगी भी होते हैं। तो नेरिस क्या होता है, जल में रह रहा है, तो वो क्या है, एकलिंगी है। नेरिस क्या है, जल में रहने वाला होता है, तो ये एक लिंगी होता है, यानी कि इसमें नर अलग पाई जाती है और मादा अलग पाई जाती है। लेकिन केंचुआ, केंचुआ होता है किसान मित्र, क्या होता है, किसान का दोस्त होता है, बहुत अच्छा दोस्त होता है ये। और जोंक, जोंक, ठीक है, जोंक होता है ना, वो दोनों क्या होते हैं, उसमें नर व मादा एक ही शरीर में पाए जाते हैं। नर और मादा एक ही शरीर में पाए जाते हैं। एक संपूर्ण बॉडी के अंदर एक जगह तो नर जननांग होगा और उसके दूसरे कहीं जगह पर मादा जननांग होगा, उस बात का मतलब ये है। ठीक है, उभयलिंग से होता है। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। जनन कैसा होता है, अब नर व मादा पाए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि जनन कैसा होगा, जनन तो लैंगिक होगा। उदाहरण के लिए नेरिस फेरेटिमा यानी कि केंचुआ, तथा हिरुडिनेरिया रक्त चूसक जोंक। ठीक है, तो देख लो भाई, नेरिस आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, ये है आपका नेरिस और ये है आपका जोंक। जोंक आपने देखा है क्या कभी? हम जब 11th क्लास में हुआ करते थे ना, हमें इसको काटने के लिए, मतलब इसकी आंतरिक संरचना 11th में थे या शायद बीएससी में थे, हाँ बीएससी में, हमें जब बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तो हमें इसको काटने के लिए बोला गया था। तो मुझे भी प्रैक्टिकल में ये दिया, इसमें ना, इसको ना केमिकल में रख दें इन जीवों को, जैसे घरों में अचार नहीं रखते क्या डब्बों में, वैसे इसको रखा जाता है। तो मुझे बोला गया कि आपको भी काटना है, तो हमें ब्लेड मंगा लिया, नाइफ मतलब ब्रश वगैरह मंगा लिया। तो मुझे भी ये दे दिया, मैंने एक आलपिन यहाँ पे लगाई, एक यहाँ पे लगाई, ब्लेड रखा और बीच में से काट दिया, दो भाग कर दिए इसके। ठीक है, सर ने बोला कि ऐसे नहीं काटना, आराम से काटना होता है, इसका पोस्टमार्टम टाइप इसका करना होता है। तो इसमें जब हमने काटा तो ब्लड वगैरह नहीं गिरता, क्योंकि ब्लड इनमें होता ही नहीं है, क्योंकि वो मरे हुए होते हैं। ठीक है, और जोंक आपने देखा होगा पशुओं के बहुत ज्यादा, ये आपने देखा होगा पशुओं का रक्त ज्यादा चूसते हैं ये। ठीक है, इसलिए ये जोंक कहा जाता है। अगला संघ है हमारा ऑर्थोपोडा। अब देखो नेरिस को देख लो भाई, ये नेरिस होता है, ये आपका जोंक होता है, ध्यान से देख लो एक बार। चलिए, अगला है आर्थ्रोपोडा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पूछा गया क्वेश्चन है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, लगभग इसमें 80% जंतु जगत को कवर करता है। कितने परसेंट? लगभग 70 से 80% जंतु जगत को ये कवर करता है। कौन? आपका ऑर्थोपोडा। कौन कवर करता है? आपका ऑर्थोपोडा। ठीक है, इसमें आते क्या है, इसमें मुख्यतः कीट आते हैं। मुख्यतः क्या आते हैं इसमें? कीट भी सम्मिलित हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर ऑर्थोपोड्स की है। ठीक है, 2/3, लगभग मैंने 70 से 80% बोला है, यहां पर आप एवरेज निकाले तो 66% आ रही है। ठीक है, अब देखिए, पहले आपको ऑर्थोपोड्स जीवाणु दिखा देते हैं। टिड्डी दिखी है, टिड्डी दल है ना, टिड्डी, टिड्डी बड़को, जैसे आभूषण भी होता है टिड्डी बल का, ये होती है टिड्डी, देख लो भाई। ठीक है, ये होती है तितली, ये देखो तितली, कितनी सुंदर है ना तितली। कीट होते हैं प्यारे बच्चों ये सारे। और वैसे वास्तविक में जो तितली होती है ना, वो रेशम कीट का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है? रेशम कीट का, रेशम कीट का ये रूपांतरण होता है। ठीक है, तितली जो होती है। ठीक है, कि हमें वो तितलियां ही नहीं पसंद जो दूसरे फूलों पर बैठती हो, ऐसे कुछ होता है ना। चलिए, बिच्छू, बिच्छू भी सभी ने देखा ही होगा, ये बिच्छू होता है। और ये आपका होता है झींगा, झींगा मछली। ठीक है, प्रॉन बोलते हैं इसे, वैसे मछली नहीं होती, मुख्यतः जलाशयों में पाई जाती है। ठीक है, प्रॉन बोलते हैं इसे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके प्रैक्टिकल बहुत करवाए जाते थे हमें, बहुत। इसको ना हम यहाँ से काटते थे, फिर यहाँ से काटते थे, फिर यहाँ से काटते थे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बड़ा मजा आता था। पर स्मेल बहुत गंदी आती थी, पर क्या करें, इंटरेस्टिंग लगता था ये चीजें करने में, तभी तो इन चीजों से डर नहीं लगता। सॉरी भाई। ठीक है, चलिए, ये आपने जीव देख लिया। अब आपको समझ में आ गया कि आर्थ्रोपोडा में हमें क्या पढ़ना है। आर्थ्रोपोडा में मुख्यतः हमें कीट पढ़ने हैं। आर्थ्रोपोडा में हमें क्या पढ़ने हैं? आर्थ्रोपोडा में हमें कीट पढ़ने हैं। चलिए आगे, अब कीट तो आपने देख लिए, अब आपको पता लगा कि हमने टिड्डी के बारे में पढ़ना है, तितली के बारे में पढ़ना है। अब आपके माइंड में एक इमेज बन चुकी है धीरे धीरे। हमने सूक्ष्म जीवों से स्टार्ट किया था, जो हमने कभी देखे भी नहीं थे, लेकिन अब हमने, हमारे सामने वो जीव आ रहे हैं जो हमने कभी ना कभी देखे हुए हैं। अब आपको और ज्यादा समझ में आएगा, अब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं शुरू।
समझ में आया आर्थ्रोपोडा। चलिए आर्थ्रोपोडा, आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं। क्या समझ में आया कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, लगभग 60 से 70% इसमें जातियां पाई जाती हैं। इसमें अंग तंत्र का शारीरिक संगठन पाया जाता है, अंग तंत्र का शरीर संगठन पाया जाता है। पार्श्वीय कैसी होती है? द्विपार्श्वीय समिति होती है, यानी कि अब देखो द्विपार्श्वीय द्वारा मैं फिर समझा देता हूं। ये तितली को देखो, अगर मैं इस तितली को यहां से काटूं तो क्या ये दो भागों में बराबर कट रही है? नहीं कट रही। क्यों नहीं कट रही? क्योंकि सिर वाला भाग आगे रह गया, पूंछ वाला आगे रह गया। तो मैं इसे सिर्फ अगर यहां से काटूं तो क्या दो भागों में कट रही है? नहीं कट रही। अगर यहां से काटूं तो क्या ये दो भागों में कट रही है? नहीं। तो ये मेरे पास एक ही जगह बचती है, जिसको मैं यहां से काटूं तो ये प्रॉपर दो भागों में कट रही है। अगर ऐसा कोई जीव हो जहां से सिर्फ एक ही सिरे से काटने पर ये दो भागों में बराबर कटे, तो वो समिति हमेशा बच्चों द्विपार्श्वीय समिति होती है। तो इसमें भी कैसी समिति है? द्विपार्श्वीय। त्रिकोर की बता दिया, विखंडित प्राणी है तथा प्रगुहा, यानी कि त्रिकोरकी का मतलब होता है इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों पाई जाती है। विखंडित का मतलब होता है ये बटे हुए होते हैं भाग। इसके देखो खंड बने हुए ना, ये अलग भाग है, ये अलग है, ये खंड बना हुआ, ये खंड बना हुआ, ये 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 बना हुआ। इस प्रकार से खंडित है ये। और प्रगुहा का मतलब होता है इसमें गुहा पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा का शरीर की बात करें तो काइटिनी वहिक कंकाल से ढका होता है, यानी कि इस पर जो कंकाल होता है वो किससे ढका होता है? काइटिन से। किससे ढका होता है? काइटिन से। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, शरीर जो होता है वो सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। शरीर होता है सिर, वक्ष और उदर में विभाजित। ये सिर वाला हिस्सा हो गया, ये वक्ष वाला हो गया यानी कि आगे वाला, और उदर यानी कि नीचे वाला विभक्त होता है। ठीक है। आर्थोस मतलब संधि। अब आर्थ्रोपोडा कैसे ने मतलब बताया है। आर्थो का मतलब, अब जैसे इसको ध्यान से देखो, चलो वापस आर्थो पे चलते हैं। आर्थो, इसको कहीं कहीं ऑर्थो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थो। तो जब आप ऑर्थो का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप ऑर्थो आपके दिमाग में आता है ना, तो आपके दिमाग में अस्थियां आती हैं। अस्थियां। और अस्थियों में क्या होते हैं? जोड़। क्या होते हैं? जोड़। जोड़ को हिंदी में बोलते हैं संधि, है ना? बस। तो पोडा का अर्थ होता है यहां पर, पोडा का मतलब होता है उपांग, यानी कि इसमें जो अंग पाए जाते हैं उसमें संधियां पाई जाती हैं, यानी कि इसमें संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। संधि युक्त का पाद का मतलब इनके पैरों में जोड़ पाए जाते हैं, इनके पैरों में जॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये जॉइंट्स है ना, यहाँ पे ये देखो, ये जॉइंट्स रहा, ये जॉइंट्स रहा, ये जॉइंट्स रहा, ये जॉइंट्स रहा, यहाँ पर ये जॉइंट्स, यहाँ पर ये जॉइंट्स। तो इसका मतलब ये है कि इनके, इसकी मुख्य मतलब यही है कि इनके संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। श्वसन अंग होता है क्लोम द्वारा। किसमें? क्लोम। क्लोम होता है, पुस्त क्लोम होता है, श्वसन होता है क्लोम और पुस्त क्लोम द्वारा होता है। पुस्त फुफ्फुस द्वारा, श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है। श्वसन क्लोम, पुस्त क्लोम, पुस्त फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र इसमें खुला होता है। संवेदी अंग इसमें पाए जाते हैं। पहले संवेदी अंग नहीं थे, इसमें संवेदी अंग भी आ चुके हैं भाई। संवेदी अंग का मतलब होता है जो उसे मतलब एक्टिवनेस फील प्रदान करते हैं। जैसे इसमें होती है संगिकाएं, नेत्र, संतुलन पुट्टी उपस्थित होते हैं। तो ये संवेदी अंग हैं। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो उत्सर्जन होता है प्यारे बच्चों मैलपीगी नलिका के द्वारा। ये भी इसकी इंपॉर्टेंट बात है। किसके द्वारा होता है? मैलपीगी नलिका के द्वारा इसमें उत्सर्जन होता है। नर व मादा पृथक होते हैं। नर व मादा क्या होते हैं? इसमें अलग होते हैं। तथा अधिकांश क्या होते हैं? अंड प्रजक होते हैं। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि ये अंड प्रजक होते हैं, यानी कि ये शिशु को जन्म न देकर अंडों को जन्म देते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष तथा लार्वावस्था द्वारा होता है। ठीक है। प्रत्यक्ष होता है और लार्वावस्था द्वारा भी होता है। तो लार्वावस्था द्वारा मतलब अप्रत्यक्ष, यानी कि इसमें परिवर्तन कैसा होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही होते हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट होते हैं, जैसे एपिस, मधुमक्खी। आर्थिक रूप से महत्व का मतलब है, अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, आर्थिक रूप से वो है ना, आपसे एक बात ध्यान में रखना, एग्जामिनर कभी भी आपको ये नाम नहीं देगा मधुमक्खी, रेशम कीट, नहीं, उनके वैज्ञानिक नाम आपको देगा। तो आर्थिक रूप से हमारे लिए मधुमक्खी कैसे महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण? हाँ जी सर है। कैसे महत्वपूर्ण है? हमें शहद प्रदान करती है, तो हमारे लिए फायदा है। दूसरा है बॉम्बिक्स, यानी कि रेशम कीट, रेशम का कपड़ा प्रदान होता है। उसके बाद में लाख कीट, लेफिसर, लेसिफर, लेसिफर,
तो ये होता है लाख कीट, इससे हमें लाख प्राप्त होता है। लाख वो रकम नहीं है, लाख की चूड़ियां बनती हैं। आजकल तो महिलाएं नहीं पहनती, लेकिन पहले पुराने जमानों में अपनी मम्मी से कभी पूछ के देखना कि मम्मी आपने लाख की चूड़ियां देखी हैं क्या, जो गांव से बिलोंग करते हैं। शहर वालों को तो भाई मैं नहीं कह सकता पता होगा या नहीं होगा, लेकिन गांव में लाख की चूड़ियां पहले पहनी जाती थी। लाख की चूड़ियां, वो अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी लाख क्या होता है। तो ये लाख जो प्राप्त होता है वो लेफिसर कीट होता है, एक रोगवाहक कीट। अब थोड़े से नुकसानदायक कीट आ गए हैं जिससे कि रोग उत्पन्न होता है। तो एनाफ्लीज, एनाफ्लीज मच्छर हो गया, ठीक है। क्यूलेक्स तथा एडिस मच्छर, यूथ पीड़क टिड्डी, टोकस्टा तथा जीवित जीवाश्म लिमुसराज, राजकंटक, क्रिब्रेज आदि। ये देखो जीवित जीवाश्म, जीवित जीवाश्म ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा और इसको हाईलाइट करता हूं हरे रंग से। जीवित जीवाश्म कौन होता है? लिमुलस, लिमुलस, राजकंटक, किंग क्रैब। ये आपको इंपॉर्टेंट लगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, जीवित जीवाश्म तो लिमुलस होता है, ठीक है। यहां पर अपना आर्थ्रोपोडस कंप्लीट होता है। मोटी मोटी बात आपको पता ही है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अगला संग आता है अपना मोलस्का, ठीक है। ये देखो बड़ा अच्छा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये, ठीक है, मोलस्का। अब इसकी क्या खास बातें हैं? कोमल शरीर वाले प्राणी, कोमल शरीर वाले प्राणी, इनका शरीर उतना बहुत ही कोमल होता है। शरीर क्या होता है इनका? बहुत ही कोमल होता है। कोमल शरीर वाले ये प्राणी होते हैं। कौन? मोलस्का। एक तो ये तार है ना, बार बार थोड़ी सी समझ में नहीं आती, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोमल शरीर वाले प्राणी मोलस्का। मोलस्का जंतु जगत का सबसे दूसरा संघ है। जंतु जगत का सबसे पहला कौन सा है? पहला आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा, उसके बाद में नंबर आता है तो मोलस्का का आता है, ठीक है। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय दोनों ही पाए जाते हैं। स्थलीय भी पाए जाते हैं और जलीय। जलीय कैसा हो? लवणीय जल में भी पाए जा सकते हैं और अलवणीय जल में भी ये पाए जा सकते हैं। इनका स्तर कैसा होता है? अंग तंत्र के संगठन वाले होते हैं। ये द्विपार्श्वीय समिति होती है, त्रिकोर की होते हैं, प्रगुही प्राणी है, कोई खास बात नहीं है। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम कवच से ढका होता है। इनका शरीर तो कोमल होता है, शरीर कैसा होता है? शरीर तो इनका कोमल होता है, लेकिन कैल्शियम के कवच से ये ढका होता है, कठोर कैल्शियम के कवच से ये ढका होता है। इसका शरीर अखंडित होता है, शरीर होता है अखंडित, जिसमें सिर, पेशीय पाद तथा एक अंतरंग कंकुद होता है, ठीक है। शरीर अखंडित होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककूद के ऊपर प्रवात बनाती है, यानी कि त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककूद के ऊपर प्रवार बनाती है। ककूद तथा प्रवार के बीच स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं। प्रवार और ककूद के बीच का जो खाली स्थान होता है उसे प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पंख के समान क्लोन पाए जाते हैं। पंख के समान क्लोन पाए जाते हैं, क्या? क्लोम, ठीक है। जो अब क्लोम इसमें श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायक होते हैं। तो ये पूछ सकता है कि मोलस्का में श्वसन और उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो क्लोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? क्लोम के द्वारा। शरीर पर संवेदी संस्पर्शक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संवेदी संस्पर्शक पाए जाते हैं, संवेदी अंग की तरह है। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है। इनके मुख में ना भोजन को खाने के लिए या भोजन को चबाने के लिए रेती क्या होती है? यहाँ पर इसने सामान्य शब्द यूज कर लिया। रेती होती है, गांव वाले से इसको जानते हैं। रेती जैसे कुत्तर वाली मशीन होती है, या किसान के जो खेती करने के औजार होते हैं, तो उनको आगे से तिखा करने के लिए एक औजार होता है, छोटा सा एक उपकरण होता है, जिसको उसको घिसने पर ना बहुत ज्यादा तिखा हो जाता है। तो भोजन को रेती के समान घिसने के लिए अंग पाए जाते हैं और उन्हें बोलते हैं रेती जीहा। क्या बोलते हैं? रेती जीहा या रेडुला कहते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ये मोलस्का में पाए जाते हैं। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं, अंड प्रजक होते हैं। ये नर व मादा पृथक होते हैं, लेकिन ये अंडे को जन्म देते हैं। परिवर्तन सामान्यतः लार्वावस्था के द्वारा होता है। अब यहां पर इसमें किसी में भी लार्वावस्था नहीं बताई गई, लेकिन जब आप बीएससी करोगे तब आपको लार्वावस्था भी पढ़नी होगी कि इनकी लार्वावस्थाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जाती हैं। उदाहरण के लिए पाइला, पाइला को बोलते हैं प्यारे बच्चों सेब घोंगा। क्या बोलते हैं? सेब घोंगा, याद रखना पड़ेगा, पाइला सेब घोंगा। पिंक टाडा, पिंक टाडा मुक्ता शुक्ति, ये नाम पूछ सकता है। सीपिया, कटली फिश, कटला फिश, लोलिगो,
स्क्विड, ऑक्टोपस बेताल मछली, ऑक्टोपस या बेताल मछली, एप्लाइसिया समुद्री खरगोश, डेंटेलियम रद्दकवचर, कीटोप्लूटूरा काइटन। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। इसको कैसे याद करोगे? एक साइड में पाइला लिख लेना, दूसरी साइड में सेब घोंगा, एक साइड पिंक डाटा मुक्ता शुक्ति, सीपिया कटफिशला, टेलिगोर स्विक्सम, ऑक्टोपस बेताल मछली। ये आपसे पूछ सकता है मुझे, और ये एप्लाइसा और समुद्री खरगोश से तो जरूर पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। तो यहां पर अपने थोड़ा सा देख लेते हैं इनके डायग्राम। पहला है आपका पाइला, ये देखो जैसे कटा हुआ प्याज लग रहा है ना, प्याज की तरह, तो ये पाइला होता है। मुझे तो ये देखकर ही पाइला लगता है भाई। ठीक है, ये तो मेरे दिमाग में रह जाता है, पाइला कटे हुए प्याज की तरह। ठीक है, दूसरा है आपका ऑक्टोपस। ये सभी ने देखा होगा, ऑक्टोपस इतना कोमल होता है, ये इतना कोमल, ये अपने शरीर को ना, ऑक्टोपस आपने सभी ने देखा होगा, कभी देखना इसके पास अगर इससे छोटी सी भी जगह मिल जाए ना, तो ये अपने शरीर को ना पूरा का पूरा उसमें समा लेता है। इस तरह इतना लचीला होता है, इतना फैल जाता है, फैल भी जाता है, और बिल्कुल अपने शरीर इतना कोमल होता है कि अपने शरीर को बिल्कुल इकट्ठा कर लेता है, और थोड़ी सी जगह में भी ये स्टोर मतलब अपना चला जाता है। ठीक है, तो ऑक्टोपस देखना, इसको कभी शॉर्ट वीडियो मिले ना आपको ऑक्टोपस की, तो ये देखना, बहुत ही इसका जब देखोगे इतना सेटिस्फेक्शन लगता है ना, क्या मजेदार चीज है ये, देखना इसको 3D एनिमेशन में। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं। अगला संघ अपना एकाइनोडर्मेटा या शूल युक्त प्राणी। ये अब देखो, शूल का मतलब कांटे युक्त, यानी कि इसमें जो होंगे ना प्राणी उसके कांटे होंगे। ठीक है, शूल युक्त, शूल के समान संरचनाएं होंगी, इसलिए इन्हें बोलते हैं संघ इकाइनोडर्माइटा। ये साइड वाले नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं सर, पढ़ने के लिए तो आए हैं यहां पर। ठीक है, चलिए इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मेट शूल युक्त शरीर है। ये सभी समुद्रवासी होते हैं। सभी क्या होते हैं? ये समुद्रवासी। अब देखो ये लाइन टू लाइन लिखी हुई है, लेकिन आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना। आपको जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको एक लाइन के अंदर एक बात लिखनी है, तब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें सेपरेट याद होंगी। ठीक है, तो आप इस पर नोट्स बनाना भाई, मैं पहले कह रहा हूं, अगर सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हो ना तो नोट्स बनाना। आपको पता है कि बायोलॉजी बहुत से चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवा रहे हैं, लेकिन आप कहीं कोचिंग करने जाते हो तो बहुत ज्यादा चार्ज लगता है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, तो थोड़ी सी मेहनत आप कर लोगे तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और अगर आपको परेशानी आ रही है तो हमारा चैनल टेलीग्राम है ही, वहां पर ज्वाइन हो जाना, सारी चीजें आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तथा अंग तंत्र का शारीरिक संगठन पाया जाता है वयस्क एकाइनोडर्मेट। वयस्क में, अब जैसे वयस्क का मतलब होता है बड़ा, एकाइनोडर्मेट होता है ना, उनमें समिति कैसी होती है? उनमें अरीय समिति पाई जाती है। कैसी समिति होती है? अरीय समिति। कैसी समिति होती है? अरीय। ये बात इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। कैसी समिति होती है? अरीय समिति होती है। समिति कैसी होती है? अरीय। जबकि इनकी लार्वावस्था में कैसी होती है? द्विपार्श्व रूप से समिति होती है। ये इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ये मैं यहां पर इसको और ज्यादा डार्क कर देता हूं। ठीक है, एकाइनोडर्मेट अरीय समिति, जबकि लार्वावस्था में द्विपार्श्व समिति। ये सब त्रिकोरकी व प्रगुही प्राणी होती हैं, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म पाई जाती है, और प्रगुहा इसमें पाई जाती है। पाचन तंत्र होता है इसमें पूर्ण होता है, तथा मुख अधर तल व मल द्वार पृष्ठ तल पर होता है। ठीक है, जल संवहन तंत्र में इस संघ की विशिष्टता है, इसमें जल संवहन तंत्र भी पाया जाता है, जो इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है, क्या है उसकी मुख्य विशेषता है? चलिए आगे बात करते हैं। जो चलन तथा भोजन पकड़ने के लिए श्वसन में सहायक होती है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, उत्सर्जन तंत्र इसमें स्पष्ट नहीं पाया जाता। नर व मादा पृथक होते हैं, लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। निषेचन कैसा होता है इसमें? बाह्य। निषेचन कैसा होता है इसमें? बाह्य निषेचन होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष तथा मुक्त प्लावी लार्वावस्था बनती है। लो जी, परिवर्धन कैसा है? अप्रत्यक्ष है, तो लार्वावस्था बनेगी। अब लार्वावस्था का नाम आपको याद रखना है, मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था। कौन सी होती है? मुक्त प्लावी
लार्वा अवस्था होती है। उदाहरण एस्टोरियस, एस्टोरियस यानी कि तारामीन, एकाइनस समुद्री आर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली, कुकुमोरिया समुद्री कर्टकी तथा ओफियूरा भंगुर तारा। यहां पर आपको 2-3 डायग्राम दिखाई गई हैं, तो आप भी देख लो। तो तारामीन कैसा होता है? तारामीन देखो ये तारे के समान, ये होता है तारामीन। ये देखो यहां पर मैंने आपको बोला था ना कांटे के समान ये संरचनाएं पाई जाती हैं, इस प्रकार से ये देखो कांटे के समान, ठीक है। और इसमें भी देखो भंगुर तारा, जैसे टूटा हुआ तारा ना, उसके समान ये भंगुर तारा हो गया। ये देखो ये संपूर्ण तारा सा लग रहा है, ये भंगुर तारा लग रहा है। भंगुर का मतलब ऐसे कुपोषण का शिकार सा, ठीक है। चलिए अगले संघ की बात करने हैं, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, चलिए हेमिकॉर्डेटा भी देख ही लेते हैं साथ के साथ, फिर कॉर्डेटा आ जाएगा। बस अपने इस चैप्टर को आज करते हैं कंप्लीट, कोई खास बातें नहीं है, कोई नहीं कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो अगर आपको 1-2 मिनट का गैप चाहिए तो कोई बात नहीं, भी गैप ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं। 1-2 मिनट का आपके पास गैप है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूं इसमें अपने काम की चीजें जो है। हाँ जी, तो रेस्ट कर लिया होगा सभी ने 1-2 मिनट, है ना। चलिए आगे शुरू करते हैं हेमिकॉर्डेटा। क्या है? हेमिकॉर्डेटा। देखते हैं हेमिकॉर्डेटा के बारे में। इन्हें हेमिकॉर्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था। जब पहले वर्गीकरण किया गया था ना, तो इसे कशेरुकी संघ में रख दिया। किसमें? कशेरुकी संघ में तो रख दिया, लेकिन कशेरु संघ की एक उपसंघ में रख दिया। लेकिन अब इन्हें अकशेरुकी या अरजुकियों में एक अलग के संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकॉर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है, ठीक है। कॉलर क्षेत्र में जिसे स्टोमेटोकॉर्ड कहते हैं या पृष्ठरज्जु के समान संरचना होती है। यानी कि हेमी का मतलब होता है, सेमी का मतलब समझो, यानी कि पृष्ठरज्जु के समान में संरचना पाई जाती है। वास्तविक पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती, उनके समान संरचना पाई जाती है, इसलिए इसे हेमिकॉर्डेटा संघ में रख दिया। इस संघ के प्राणी कृमि के समान अथवा समुद्री जीव है, जिनका संगठन अंग स्तर का होता है। सीधी सी बात है, धीरे धीरे संघ बढ़ते आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अंग स्तर का होगा। ये द्विपार्श्व रूप से समिति होती है, त्रिकोर की होते हैं, प्रगुही प्राणी होते हैं, कोई खास बात नहीं, वही बात रिपीटेशन पे चल रही है। इनका शरीर बेलनाकार होता है। क्या होता है? बेलनाकार होता है, तथा शुंड तथा कॉलर में लंबे वक्ष में विभाजित होता है। ये देखो, ये होता है शुंड यानी कि सिरे वाला भाग आगे की ओर, ठीक है। कॉलर यानी कि थोड़ा सा, अब देखो शुंड का मतलब सिर, कॉलर का मतलब ये धड़ वाला भाग, और ये आगे वाला पीछे वाला होता है पूरा वक्ष या पुच्छ वाला भाग। तो इसमें विभक्त होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। श्वसन क्लोम द्वारा होता है, पीछे भी क्लोम द्वारा था। तथा शुंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग है। शुंड ग्रंथि इसकी क्या है? उत्सर्जी अंग है। ये इसकी थोड़ी सी मोस्ट बात रहेगी। शुंड ग्रंथ, उत्सर्जी अंग, नर व मादा अलग होते हैं। निषेचन बाह्य। परिवर्धन में लार्वा अवस्था होती है, तो लार्वा अवस्था का नाम होता है टोनेरिया लार्वा। इसमें कौन सी लार्वा अवस्था बनती है? टोनेरिया लार्वा अवस्था। और प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष, बस कोई खास बात। उदाहरण है इसका बेलेनोग्लोसस तथा सेकोग्लोसस। बेनेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, ये बेनेनोग्लोसस देख लो भाई, ये देखो इसमें पृष्ठरज्जु के समान संरचना है, ये वाली वास्तविक पृष्ठरज्जु नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला संघ है अपना कॉर्डेटा और रज्जु की। अब करेंगे हम हमारी बात, यानी कि हम भी इसमें आएंगे अब तो, है ना। तो बहुत सी चीजें हैं जिसमें आपको याद रखनी है। कशेरु संघ के प्राणियों में मूलभूत 3 लक्षण होते हैं। इसमें मुख्यतः 3 लक्षण होंगे। एक तो क्या होगा? पृष्ठरज्जु पाई जाएगी, दूसरी पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, और तीसरी होगी क्लोम छिद्र। ये तीनों बातें आपको याद रखनी। क्या क्या? पृष्ठरज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका और क्लोम छिद्र पाए जाएंगे। तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये द्विपार्श्व समिति होती है, त्रिकोर की होती है, प्रगुही होती है। इनमें अंग तंत्र का
संगठन पाया जाता है। इसमें गुदा पश्च यानी कि एनएस पश्च भाग में होती है, पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है सेम टू सेम। रज्जु की वह रज्जु की में विशिष्ट लक्षणों की तुलना है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, इसकी तुलना हम लास्ट में करेंगे। अब देखो मेरुदंड, ये वाला भाग इस प्रकार से, ये होता है मेरुदंड, ये होती है पृष्ठरज्जु। अब पृष्ठरज्जु आपके लिए नया शब्द लग रहा होगा तो प्यारे बच्चों, रीढ़ की हड्डी के टाइप ये बात कर रहा है। ये होते हैं गुहा, गुदा पश्च गुहा, सेम टू सेम पीछे, ये होते हैं क्लोम छिद्र। हमारे शरीर में भी ऐसा होता है, ठीक है। पीछे पृष्ठरज्जु होती है जो हमारे मस्तिष्क से मेरुरज्जु होती है जो हमारे मस्तिष्क से यहां पर जुड़ी होती है, ठीक है। और मेरुदंड या मेरुरज्जु क्या काम करती है पता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। कौन सी क्रियाओं का? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। अब प्रतिवर्ती क्रियाओं क्या होती है, अब मैं आपको बताऊं तो सपोज दैट आप खाना बना रहे हो, ठीक है, अचानक से आपका हाथ गर्म तवे पे लग गया तो आप तुरंत हाथ पीछे हटा लेते हो। वो बात होती है, वो मस्तिष्क तक पहुंचती ही नहीं है, मस्तिष्क तक ये बात जाती नहीं है कि हाथ जला है। तो उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करता है मेरुरज्जु, लेके कौन जाता है सूचना को? मेरुदंड, ठीक है। उस प्रकार से उसके बाद में पृष्ठरज्जु, रीढ़ की हड्डी, उसके बाद में ये गुदा जो पीछे तक होती है, उसके बाद में क्लोम छिद्र, ठीक है। ये सारी बातें होती है। कोडेटा संघ को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। अब कोडेटा के 3 संघ आ गए हैं भाई, कौन कौन से है? यू कोडेटा, एक तो यू कोडेटा, यूरोकोडेटा, सॉरी यूरोकोडेटा, ठीक है। दूसरा है ट्यूनिकेटा और तीसरा है आपका सेफेलोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा, ये आपको ध्यान में रखने हैं। उपसंघ यूकोडेटा तथा स्फेलोकोडेटा को सामान्यतः प्रोटोकोडेटा कहते हैं। अब इन दोनों को कहते हैं, किसको? यूकोडेटा और स्फेलोकोडेटा को। यूकोडेटा और स्फेलोकोडेटा को क्या कहते हैं? प्रोटोकोडेटा। क्या कहते हैं? प्रोटोकोडेटा, प्रोटोकोडेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी होते हैं। यूरोकोडेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। यूरोकोडेटा की बात करें तो इसमें पृष्ठरज्जु कहां पर पाई जाती है? केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। जबकि सेफेलोकोडेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, क्या कह रहा है कि यूरोकोडेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, सेफेलोकोडेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स देख लो भाई। यूरोकोडेटा, यूरोकोडेटा के कौन कौन से एग्जाम्पल है? एसिडिनिया सेल्पा, डोलियोमस, सेफेलोकोडेटा में ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस और लेटेसिस। आगे देखते हैं क्या है आगे। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, भ्रूणीय अवस्था से पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिर अवस्था उपस्थित मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी रज्जुकी भी कहते हैं कि तो सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। रज्जुकी के मुख्य 2 लक्षण अतिरिक्त होते हैं कि 2 में से 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेश या अधर हृदय होता है। देखो यहां पर क्या कह रहा था कि इसमें जो कशेरुकी होंगे ना, उसमें क्या होगा, ये कह रहा है, ध्यान से सुनो, कि वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिर अवस्था मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है, कि ये भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। कौन? आपकी पृष्ठरज्जु। वो बाद में वयस्क अवस्था में बदल जाती है उपस्थित मेरुदंड में। कशेरुकी रज्जुकी भी हैं, कशेरुकी होती है वो रज्जुकी भी होते हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। रज्जुकी के मुख्य लक्षण क्या है? रज्जुकी के मुख्य लक्षण अतिरिक्त कशेरुकी में 2 से 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। ये इसकी मुख्य बात रहेगी। वृक्क उत्सर्जन तंत्र संतुलन का कार्य करते हैं तथा पंख व्यापाद होते हैं। अब देखो यहां पर एक बात और निकल के आती है कि वृक्क हमारे शरीर का क्या काम करते हैं? उत्सर्जन का काम करते हैं और जल संतुलन का भी काम करते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? हम सिर्फ इतना ही पढ़ के आ रहे हैं कि वृक्क उत्सर्जन का काम करते हैं, नहीं, उत्सर्जन का तो काम करते ही करते हैं, लेकिन ये जल के हमारी बॉडी में पानी के संतुलन को बनाए रखने का भी काम कौन करता है? तो हमारी किडनी करती है। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम है। अब आगे देखते हैं। आदिग्रह में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। वर्टिब्रेटा को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब वर्टिब्रेटा को वर्गीकृत किया गया है, इसको देखते हैं पहले, ठीक है। पहले अपने वर्टिब्रेटा को पढ़ लेते हैं, फिर बाकी हमने पढ़ ही लिया है तो वर्टिब्रेटा के बारे में अपने देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो ये सभी जानते ही वर्टिब्रेटा के बारे में, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है और वो भी गहराई से। चलिए
अब अपने को सबसे पहले एक जो हमने पीछे छोड़ा है ना, पहले उसको कवर करते हैं। किसको? इसको, रज्जु की और अरज्जु की वाले को। तो ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, रज्जु की में क्या होता है और अरज्जु की में क्या होता है। रज्जु की में पृष्ठ रज्जु उपस्थित, अरज्जु की में अनुपस्थित। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय व खोखला व एकल होता है। केंद्रीय तंत्रिका अधर ठोस व दोहरा होता है। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र अनुपस्थित रहते हैं। हृदय अधर भाग में होता है, हृदय पृष्ठ भाग में होता है अगर हो तो। एक गुहा गुदा पृष्ठ में उपस्थित होती है, गुदा पृष्ठ अनुपस्थित होती है, कोई खास बात नहीं है, बस दिया हुआ है तो थोड़ा सा देख लेना। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा को अब आगे दो भागों में विभाजित किया है, एनेथोस्टोमेटा, एनेथोस्टोमेटा यानी कि जबड़ों का अभाव, जिनमें जबड़े नहीं पाए जाएंगे। दूसरे है नेथोस्टोमेटा यानी कि जबड़े उपस्थित। वर्टिब्रेटा को किसमें बांटा है? एनेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा। एनेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा। एनेथोस्टोमेटा में जबड़ों का अभाव, नेथोस्टोमेटा में जबड़े उपस्थित। तो इसमें सिर्फ कौन आएगा वर्ग? साइक्लोस्टोमेटा। किसमें? जबड़ों का अभाव। तो किसमें होता है? साइक्लोस्टोमेटा में। लेकिन जबड़े किस किस में पाए जाते हैं? पिसीज पंख उपस्थित और टेट्रापोडा चतुष्पाद चार पाद उपस्थित। वर्ग आएगा कॉन्ड्रिक्थीज, ओस्टिक्विथीज। और इसमें एम्फीबिया उभयचर, रेप्टाइल्स, एबिज, मैमिलिया। अब एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले वर्ग किसके पढ़े? पहले हम सर साइक्लोस्टोमेटा को पढ़ लेते हैं, यानी कि इनमें जबड़े नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं भाई। जबड़े रहित साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणियों, कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, कुछ प्राणी परजीवी, कुछ बाह्य परजीवी होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, श्वसन के लिए क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, पढ़ लिया। साइक्लोस्टोमेट में बिना जबड़ों का चूषक अथवा वर्गाकार मुंह होता है, जबड़े नहीं पाए जाते। इनके शरीर में शल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है, ना तो शल्क होता है और ना ही पंख होते हैं। कपाल तथा मेरुदंड उपस्थित होता है, कपाल तथा मेरुदंड उपस्थित होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद प्रकार का। समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। वैसे तो ये रहते, ये इनकी खास बात है कि ये होते तो समुद्री है, यानी कि समुद्र में रहते हैं, लेकिन जब इनको जनन करना होता है ना, तब ये अलवणीय जल में चले जाते हैं। अब आपको कि सर समुद्री जल, समुद्री जल जो जल होता है बेटा वो लवणीय होता है। ठीक है, अलवणीय में प्रवास करते हैं। जनन के लिए कुछ दिन बाद में जनन के कुछ दिन बाद ये मर जाते हैं। ठीक है, इनमें लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट आते हैं। अब जनन के ये तो कुछ दिन बाद में मर गए, लेकिन इनके जो लार्वा होते हैं वो कायांतरण के बाद, यानी कि शरीर का निर्माण होने के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। ठीक है, यानी कि जनक जाते हैं समुद्र से स्वच्छ जल में जाएंगे, वहां से वो तो वापस आएंगे नहीं, लेकिन उनकी संतति वापस समुद्र में आ जाएंगे, और इसी प्रकार इनका साइकिल चलता रहता है। उदाहरण पेट्रोमाइजोन लैम्प्रो तथा मिक्सोन हैगफिश, ये आप देख लो। ठीक है, तो डायग्राम देख लो भाई। जबड़ा रहित, जबड़ा है ही नहीं, ये आपकी होती है पेट्रोमाइजोन। डायग्राम देख लेना, बना लेना, क्योंकि डायग्राम बनाने होंगे तभी आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, अगला है क्वाड्रिक्थीज। ठीक है, यानी कि अब जबड़े सहित वाले आ गए हैं। ये धारारेखीय शरीर के समुद्री प्राणी है। इसका अंत कंकाल उपस्थित होता है। मुख अधर पर स्थित होता है, मुख आगे की ओर स्थित होता है। पृष्ठरज्जु चिरस्थायी होती है, यानी कि कुछ समय के लिए पृष्ठरज्जु इनकी स्थायी होती है। क्लोन छिद्र अलग होते हैं तथा प्रच्छद से ढके हुए नहीं होते। त्वचा दृढ़ व सूक्ष्म पटाभ शल्कयुक्त होती है। त्वचा क्या होती है? दृढ़ होती है और सूक्ष्म शल्क पाए जाते हैं। पटाभ दांत पटाभ शल्क के रूप में रूपांतरित होते हैं और पीछे की ओर मुड़े हुए दंत होते हैं, पीछे की ओर दांत मुड़ जाते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं, ये सब मछलियां होती हैं। वायु कोश की उपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। इनमें क्या होता है? वायु कोश तो होता नहीं है, तो ये जल में रहते हैं। अब ये डूबने की वजह से इनको लगातार तैरते रहना पड़ता है, लगातार इनको तैरते रहना पड़ता है। हृदय होता है दो प्रकोष्ठ वाला, यानी कि एक आलिंद और एक निलय होता है, जिसमें
एक आलिंद तथा एक निलय होता है। इसमें से कुछ विद्युत अंग होते हैं। विद्युत अंग मतलब क्या होते हैं? टेरपिडो होते हैं, तथा कुछ में विषदंत होते हैं। विद्युत अंग भी होते हैं और विषदंत होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों से अपनी सुरक्षा के लिए होते हैं। ये सब असमतापी होते हैं। क्या होते हैं? असमतापी होते हैं, और असमतापी को बोलते हैं पोइकिलोथर्मिक बोलते हैं। अर्थात इनके शरीर में ताप का नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती। असमतापी का मतलब होता है कि जिनमें शरीर में ताप नियंत्रण की क्षमता नहीं होती। नर व मादा अलग होते हैं। नर में श्रोणि में पंख, अलिंगक कैस पर पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश जरायुज होते हैं। अब धीरे धीरे जरायुज की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देख लो। स्कोलियोडोन, स्कोलियोडोन को कुत्ता मछली बोलते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कुत्ता मछली स्कोलियोडोन। प्रीस्टियस आरा मछली, कारकोनोडोन विशाल सफेद शार्क, और ट्राइगोन व्हेल शार्क, ट्राइगोन व्हेल शार्क। ठीक है, चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं डायग्राम्स इनके। देख लो भाई, कुत्ता मछली। अब सर आपको सर ये तो कुत्ते जैसी लग ही नहीं रही। अब लग तो नहीं रही, पर है भाई, क्या इलाज है? ये कुत्ता मछली है। कौन सी है ये? कुत्ता मछली। कई बार इसको डॉग फिश बोल देते हैं भाई, ध्यान रखना, डॉग फिश। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है प्रीस्टियस आरा मछली। ये देखो आगे की ओर इसका मुंह देखो, जैसे आरे में दांत होते हैं ना, वैसे आरा मछली यानी कि प्रीस्टियस। चलिए आगे है वर्ग ओस्टियोविथिस। ये सारे रज्जु की संघ के वर्ग हैं भाई। आप कंफ्यूज होगे सर क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ध्यान देना। एम्फीबिया, उभयचर, और उसके बाद में सरीसृप। बस दो चार बातें रह गई, स्तनधारी कुछ नहीं है। पक्षी हो गए। ठीक है, ये सारी बातें अपने पढ़ लेते हैं फटाफट, ज्यादा नहीं है। पेशेंस बनाए रखना भाई, क्योंकि फटाफट करेंगे तो तभी जाकर वो बागड़िम के बाजू नाको लाग सी, है ना। चलिए कोई बात, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। चलिए करते हैं शुरू। इस वर्ग की मछलियां लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। अंत का अंकाल अस्थिल होता है। इनका शरीर धारारेखीय होता है। मुख होता है अग्र सिरे के अंत में। चार जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जो दोनों ओर प्रच्छद से ढके रहते हैं। किससे? प्रच्छद से ढके रहते हैं, याद रखनी है ये बात। आगे है त्वचा, साइक साइक्सो साइक्सोसाइट टिनियोड। साइक्सोसाइड टिनियोड शल्क से ढकी रहती है। वायुकोश उपस्थित पाए जाते हैं, जो उत्प्लावन में सहायक होते हैं। उत्प्लावन क्या होता है? कमेंट करके बताना, करवाया हुआ है मेरा। ठीक है, हृदय दो प्रकोष्ठ होता है, एक लिंग एक आलिंद और एक निलय। असमतापी यानी कि ताप नियंत्रण नहीं होता। नर व मादा अलग अलग। अंडज होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। कोई खास बात नहीं है। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। समुद्री एक्सोसिटस यानी उड़न मछली। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा पूछा जाता है, ये नाम ही पूछे जाएंगे। सारे नाम लिख लेना कि समुद्री घोड़ा, समुद्री जहाज, ये वगैरह वगैरह। अलवणीय लेबियो, इसको रोहू बोलते हैं। राहू नहीं है, ये रोहू है। ठीक है, कतला करलेजियस मांगुर बोलते हैं। एक्वोबोरियम बेटा फाइटिंग फिश बोलते हैं। पेट्रोपेप्सम एंगज मछली बोलते हैं। अब आ गया वर्ग एम्फीबिया यानी कि उभयचर, जो जल और स्थल दोनों में पाए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि नाम से इंगित है, एम्फी का मतलब दो, बायोस का मतलब जीवन। उभयचर जल अथवा स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनके अधिकांश दो जोड़ी पैर होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई। शरीर सिर धड़ में विभाजित होता है, कुछ में पूंछ भी उपस्थित होती है। अब ये सारी बातें आपने देखी हुई हैं। उभयचर की नम त्वचा शल्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। मैं तुझे पलकों पे बिठा के रखूंगा बोलते हैं एक दूसरे को बेचारे, है ना। कर्ण की जगह कर्ण पटल पाया जाता है। इसमें कान की जगह कर्ण पटल पाया जाता है। आहार नाल, मूत्राशय, जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं। एक ही कोष्ठ में तीनों चीजें खुलती हैं। ये इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात हो गई है। ठीक है,
चलिए, जिन्हें अवस्कर कहते हैं, जो बाहर की ओर खुलता है। श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। श्वसन क्लोम छिद्रों के द्वारा होता है, ये हमने देख लिया, ठीक है। और फुफ्फुस के द्वारा भी होता है और त्वचा के द्वारा विसरण, ठीक है। हृदय 3 प्रकोष्ठीय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, हृदय क्या होता है? 3 प्रकोष्ठीय है, 2 अलिंद 1 निलय। ये असमतापी प्राणी होते हैं। नर व मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। अंडोत्सर्जन करते हैं। विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष व लार्वावस्था द्वारा होता है। अब देखो, ये सारी बातें आप जानते हो। बुफो टोड, राणा टिग्रिना, ये है मेंढक भाई साहब, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंढक उभयचर होता है, ठीक है। हाइला, हाइला है ना, अपने बोलते हैं ना कोई हाइला, तो ये हाइला है वृक्ष मेंढक, ठीक है। क्या बोलते हैं? वृक्ष मेंढक। आगे है सेलेमेंड्रा, सेलामेंडर। इक्विथोपियस, पादरहित उभयचर, सॉरी पादरहित उभयचर, यानी कि इसके पैर नहीं पाए जाते, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं इथोप्सियस होते हैं जो पादरहित उभयचर होते हैं, इसमें पैर नहीं पाए जाते, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला है सरीसृप। अगला कौन सा है? सरीसृप, यानी कि सांप वाला वर्ग। चलिए, वर्ग सरीसृप, इसमें रेंगने या सरकने द्वारा गमन करते हैं। सरीसृप में वे जीव आएंगे जो या तो वो रेंग कर चलेंगे या सरक कर चलते हैं, ठीक है। तो इनके पैर नहीं होते, रपना या रेंगना सरकना है, ये अधिकांश स्थलीय प्राणी होते हैं। अब जल में तो कोई रेंग नहीं सकता, ऑब्वियसली सी बात है, तो स्थलीय प्राणी है। जिनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। त्वचा क्या होती है? इनकी शुष्क होती है, अगर लचीली होगी तो त्वचा खराब हो जाएगी ना, तो शुष्क शल्क होती है। इसमें केरोटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचा शल्क व प्रशल्क पाए जाते हैं। क्या? केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य शल्क होते हैं। बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कर्ण पटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें भी कर्ण पटल पाए जाते हैं। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं, 2 जोड़ी, ठीक है। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन वेरी गुड, इसमें सामान्यतः हृदय जो होता है ना वो 3 प्रकोष्ठीय होते हैं, लेकिन मगरमच्छ इसका अपवाद है। रेप्टाइल्स वर्ग का जरूर है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है, ठीक है। सरीसृप असमतापी होते हैं भाई। सर्प तथा छिपकली अपनी शल्क को त्वचीय कैंचुल के रूप में छोड़ते हैं। ये सांप ने, आपने सर्प का मतलब सांप है यहाँ पर, तो सांप और छिपकली होती है ना, वो अपनी शल्क को त्वचा कैंचुले के रूप में छोड़ देते हैं। आपने सांप की कैंचुली देखी होगी, तो वो क्या होती है? वो उसके ऊपर की शल्क होती है, उसकी त्वचा होती है, ठीक है। लिंग अलग अलग होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज होते हैं, प्रतिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। कोई खास बात नहीं है, सभी जानते ही हो इनके बारे में। उदाहरण किटोल यानी कि टर्टल, टेस्ट्यूडो, टोराजाइल, कैमाइलिन वृक्ष छिपकली, कैलोटस बगीचे की छिपकली, एलिगेटर एलिगोटर, क्रोकोडाइल्स घड़ियाल, ये पूछा गया है, ठीक है। हेमीडाइटस घरेलू छिपकली, हेमीडेक्टाइल्स यानी कि घरेलू छिपकली जो अपने घरों में दे रहे हैं। जहरीले सर्प नाजा, जहरीला सर्प कौन सा होता है? नाजा, यानी कि जिसको हम जानते हैं कोबरा के नाम से। वरिंकस क्रेत, वाइपर भी एक सांप का प्रकार है भाई, ठीक है। दिखाता हूं सारे, ठीक है। अब देखो, सरीसृप में वृक्ष छिपकली होती है जो वृक्ष पर पाई जाती है। ये देखो, इस तरह से वृक्ष छिपकली है ये, ठीक है। ये भाई साहब है घड़ियाल, ये कछुआ किलोन, कछुए वाली कहानी सुनी है ना, वो यही है। बेचारा धीरे धीरे चलता है ना, कछुआ बेचारा धीरे धीरे चलता है। ये वही कछुआ है जो सबसे तेज, मतलब चलता तो धीरे धीरे लेकिन खरगोश से भी आगे निकल जाता है। ये है हमारे नाग देवता जी। सर्प कौन से? जहरीले सर्प नाजा या किंग कोबरा। डर नहीं लगता क्या आपको इनसे? लगता तो है, क्या करें, पढ़ना पड़ेगा है ना। चलिए, अगला वर्ग है एविज या पक्षी। एविज का मुख्य लक्षण होता है कि उनके पंखों की उपस्थिति पर उड़ने की क्षमता। बस, नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे कि ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग को छोड़कर। अब इसमें एक अपवाद फिर आ गया। एक उड़ने वाला पक्षी है लेकिन उड़ता नहीं है, कौन है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग से आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको याद हो तो, संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी? संसार की सबसे बड़ी कोशिका या ब्रह्मांड की या पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इनमें चोंच पाई जाती है,
अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। तो इनमें पंख पाए जाते हैं, तो पंख बनाते कौन है? आगे वाले पैर। जैसे हमारे आगे वाले जो पाद है ना, ये वाले आगे वाले, वो हाथ बनाते तो उनके वो पंख बनाते हैं। बस। पश्चपाद सामान्यतः शल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने, पंख पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता है। जो पीछे वाले दो पैर होते हैं वो उनको चलने में, पेड़ों के तैरने में, ठीक है, पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। पूंछ में तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं जो वायुकोश होते हैं। अब कभी आपके दिमाग में है कि सर हम क्यों नहीं उड़ पाते, पक्षी क्यों उड़ते हैं? तो एक तो उनमें पंख पाए जाते हैं। सर मैं ही कृत्रिम पंख लगा लूंगा, मैं ही उड़ जाऊंगा। नहीं उड़ सकते। क्यों नहीं उड़ सकते? क्योंकि हमारी अंतःकंकाल की जो अस्थियां होती है वो खोखली नहीं होती। इनकी अंतःकंकाल की अस्थियां होती हैं वो खोखली होती है, जिसमें वायुकोश होते हैं। ठीक है, इस वजह से ये थोड़े हल्के होते हैं, इसकी वजह से ये उड़ पाते हैं। ठीक है, इसमें पाचन पथ में सहायक संरचना क्रोप व पोषणी होती है। हृदय पूर्ण 4 कोष्ठ का होता है। समतापी होते हैं। लो जी, ये समतापी है, यानी कि ये ताप नियंत्रण कर सकते हैं, अर्थात इनके शरीर पर ताप नियत बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। वायु कोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन का निर्माण करते हैं। उदाहरण कॉर्वस कोआ, कोम्बुला कपोद, सिटिकुला तोता, स्ट्रोयो ऑर्चिस, पेवो मोर, एंडियोडाइजिस पेग्विन, सुडोगाइसिस गिद्ध। लो देख लो, कुछ पक्षी हैं जैसे एपरिया चील। चील देखिए, करणी माता देशनोक का जो मंदिर है बीकानेर जिले में, करणी माता देशनोक में करणी माता जी का मंदिर है। वहां पर अगर आपको चील के दर्शन हो जाए तो बहुत शुभ माने जाते हैं। ठीक है, तो ये वो चील होती है। कभी मौका मिले तो जो कार्तिक की पूर्णिमा होती है, शायद, हाँ कार्तिक की पूर्णिमा ही होती है, कार्तिक की होती है। तो वहां पर जो कार्तिक की पूर्णिमा होती है ना, वहां पर एक मेला बढ़ता है, ओरण परिक्रमा। आप जब ओरण परिक्रमा लगाते हो ना, तो वहां पर आपको चील का दिखाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैंने ये ओरण परिक्रमा 2 बार लगाई हुई है वहां पर। ठीक है, तो वीडियो भी बनाई थी मैंने। ओरण परिक्रमा 2 बार लगाई, तो वहां पर लगभग 40 किलोमीटर की होती है, 5-6 घंटे में लग जाती है वो। तो कभी मौका मिले जरूर लगाना वहां पर। वो आप देखोगे कि चील आपको ना और कहीं उड़ती हुई नहीं दिखाई देगी, बस वो परिक्रमा के पथ पे आपको उड़ती हुई दिखाई देगी। ऐसा लगेगा भाई चील हमारे ऊपर, हमारे साथ साथ चल रही है। बहुत ही एक मजेदार चीज है। ठीक है, उसके बाद में है शुत्रमुर्ग। ये देखो शुत्रमुर्ग आ गया। ठीक है, तोता, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना। इसके बाद में आते हैं स्तनधारी। अब इसको कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, आप अपने आप को जानते ही हो। ईश्वर के इस वातावरण सामान्यतः सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय, ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान, अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ उड़ने वाले तथा पानी में तैरने वाले का अनुकूलन होता है। स्तनधारियों का मुख्य लक्षण क्या है? दूध उत्पन्न करने के लिए स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख्य लक्षण बस इनका यही है कि इनमें दूध उत्पन्न करने के लिए स्तन ग्रंथि पाई जाती हैं। अब ये स्तन ग्रंथियां होती क्यों है? तो बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए बताई दी है। 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने के लिए, तैरने उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं भाई। बाह्यकर्ण पल्लव पाए जाते हैं। बाह्यकर्ण पल्लव का मतलब क्या होता है? ये वाले, ये बाहर निकले हुए हैं ना, ये वाले, ये कान कर्ण पल्लव खींचने के लिए, माइक लगाने के लिए, चश्मा लगाने के लिए, मास्क पहनने के लिए, इसलिए पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं जो मसूड़ों की गर्तिकाओं में धसे रहते हैं। हमारे विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। विभिन्न प्रकार है मसूड़ों की गर्तिका, यानी कि मसूड़ों के अंदर गड्ढों के रूप में ये धसे होते हैं। पाचन तंत्र में पूर्ण विस्तार से बताऊंगा इसके बारे में। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है, 2 वालिंद 2 निलय। श्वसन की क्रिया डायफ्राम के द्वारा होती है, श्वसन में भी बताऊंगा। ठीक है, लिंग जनन होता है, निषेचन आंतरिक होता है। कुछ कुछ सभी स्तनधारियों को जन्म देते हैं, बस प्रत्यक्षण प्रदूत, कोई खास बात नहीं। उदाहरण जानते ही हो, देख लेना सारे। ठीक है, कुछ स्तनधारी है, कंगारू, मानव, कोई आप ध्यान में रख लेना। अब ये सारणी है पूरे पाठ का निचोड़। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो। ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, हो गया स्क्रीनशॉट। उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लो, इतने का 3 स्क्रीनशॉट मिलेंगे, 3 स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको करना क्या है? अब आपको क्या करना है? देखो, पूरा पाठ आपको समझ में आ गया है, तो आपको करना क्या है? पहले आप कॉपी में लिखोगे जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, पहले आप लिखोगे उसमें संघ। ये सारणी तो लिखनी लिखनी है। संघ लिखा, संघ लिखा आपने, पौरी फेरा। नोट्स बनाए हैं तो लिखा ही होगा। उसके बाद में कुछ संगठन का स्तर, हेड, ये नीचे ना इस तरह से हेडिंग देना, सब हेडिंग, संगठन का स्तर,
संगठन स्तर क्या होगा, तो आप कहोगे कोशिकीय। उसके बाद में नीचे लिख देना सम्मिति, अनेक प्रकार की। उसके बाद में नीचे लिखते हो गुहा, एब्सेंट। उसके नीचे लिख खंडी भवन, एब्सेंट। पाचन तंत्र एब्सेंट, परिसंचरण तंत्र एब्सेंट, श्वसन तंत्र विशेष लक्षण छिद्र में जो विशेष लक्षण हो वो लिख देना। तो इस तरह से आप इस सारणी को कवर करोगे तो आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अपना इसके 3 चैप्टर हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 3 चैप्टर हो चुके हैं। चौथा चैप्टर अपना, सॉरी कितने हो चुके हैं? 4 हो चुके हैं ना। हाँ 3 हो चुके हैं, पता नहीं 4 हो चुके हैं यार, मेरे को तो याद ही नहीं है। 3 हो चुके हैं, चलो जितने भी है 3 है 4 है जो भी है देख लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।